बच्चों आज का हमारा यूनिट है हेलोएल्कीन हेलोरीन्स। इस यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन इंक्लूडिंग असर्शन रीजन और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके इस यूनिट को बनाने वाला है बहुत बहुत आसान। सो लेट्स बिगिन। इस यूनिट का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा बेसिक नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड है, वो क्वेश्चन नंबर 1 है द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों ये कॉमन नेम है, ठीक है। अब आइसोब्यूटाइल का मतलब ये होता है, आइसोब्यूटाइल टर्म तब लगाते हैं जब हमारे पास टोटल कार्बन 4 होते हैं लेकिन मेन चेन जो है इसमें 3 कार्बन होंगे। प्राइमरी कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट होगा और उसके बाद वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेम होगा, फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, सेकंड पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और फाइनली मेन चेन में टोटल 3 कार्बन है तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये इसका IUPAC नेम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एज अ मिथाइलेटिंग एजेंट। देखो यार, मिथाइलेटिंग एजेंट में सबसे बेहतर मिथाइलेटिंग एजेंट होता है CH3Cl। जहां भी आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे मिथाइल ग्रुप ऐड करना है तो वहां पे आप CH3Cl लेते हो। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ज्यादातर हम CH3Cl ही लेते हैं। तो जब भी आपको मिथाइल ग्रुप ऐड करना हो तो आप यूज करते हो CH3Cl। दिस इज मिथाइलेटिंग एजेंट। सो करेक्ट आंसर इज C। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इथाइल आयोडाइड इज हीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। इथाइल आयोडाइड, ये हमारे पास ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है। तो जब इथाइल आयोडाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करा जाता है तो इथाइल आयोडाइड हम बैलेंस करने के लिए 2 यूनिट में लेते हैं और यहां से ये पर्टिकुलर ग्रुप निकल जाता है। 2 सिल्वर विद 2 आयोडीन निकल जाएगा। फाइनली हमारे पास 2 AgI तो निकल गया। अब हमारे पास बच रहा है C2H5 OC2H5। तो ये आ जाएगा C2H5 OC2H5 एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज डाइइथाइल ईथर। तो बच्चों इस कंपाउंड का करेक्ट नेम है, यहां पर ये जो कंपाउंड बना इसे कहते हैं डाइइथाइल ईथर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डाइइथाइल ईथर। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following alkyl halide is hydrolyzed by SN2 mechanism। जैसा कि हम सब जानते हैं SN2 mechanism में सबसे फास्ट रिएक्शन करता है मिथाइल हैलाइड, उसके बाद आता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, देन एलाइलिक एंड देन बेंजाइलिक। तो सबसे फास्ट रिएक्शन जो करेगा वो SN2 के लिए फेवरेबल होगा। तो इन सभी में आप देख सकते हो मिथाइल हैलाइड जो है वो ऑप्शन बी में है। तो मिथाइल हैलाइड SN2 सबसे फास्ट करता है। इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है बच्चों, ये SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है जहां सबसे फास्ट रिएक्शन करता है मिथाइल हैलाइड, इसीलिए मैंने मिथाइल हैलाइड को टिक करा। अगर इसी क्वेश्चन में रिवर्स पूछ लेते कि सबसे स्लो SN2 रिएक्शन कौन करेगा, तो भैया सबसे स्लो करेगा बेंजाइलिक, और इन सभी ऑप्शन में बेंजाइलिक ऑप्शन ए में है। तो याद रखना, आपसे सबसे फास्ट या सबसे स्लो के बारे में पूछा जा सकता है। अगर हम SN1 की बात करें तो SN1 की रिएक्टिविटी इसका रिवर्स होती है। SN1 में बेंजाइलिक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और SN2 में मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, SN1 SN2 दोनों अच्छी तरह पढ़ना। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन वुड्स रिएक्शन। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होता है, ये मॉलिक्यूल कहलाता है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, जहां पर सेकंड कार्बन पर हम लोगों ने ब्रोमीन को ऐड करा हुआ है। हम जब भी वुड्स रिएक्शन करते हैं तो जो भी अल्काइल हैलाइड होता है उसकी डबल यूनिट लेते हैं, तो एक और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं। फाइनली जब दोनों आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को आप सोडियम मेटल के साथ हीट कराते हो या रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां से निकल जाएगा 2NaBr। यहां से 2NaBr निकल जाएगा और जिस कार्बन पे ब्रोमीन है, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो बनेगा। और फाइनली जब हम इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, देखो हमने इन दोनों कार्बन को आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, और जब इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो कंपाउंड हो जाएगा कार्बन नंबर 1 2 3 4। सेकंड पे मिथाइल है और थर्ड पे मिथाइल है तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये कंपाउंड कहलाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया C। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो वुड्स रिएक्शन पर बेस्ड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम मेटल।
जब भी हेलोअरीन सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन का नाम होगा फिटिग रिएक्शन। हेलोअल्केन रिएक्ट करेगा तो वुड्स रिएक्शन, और अगर हेलोअरीन ने रिएक्ट करा तो उसका नाम होगा फिटिग रिएक्शन, जहां पे बनेगा डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। मैं आपको इक्वेशन लिखकर दे देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों क्लोरोबेंजीन लिख दिए, उसके बाद बीच में सोडियम लिख दिया। जब क्लोरोबेंजीन और सोडियम मेटल रिएक्ट करते हैं तो अगेन यहां पर निकलेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। और जैसे ही NaCl निकला हम लोगों ने दोनों C6H5 को आपस में जोड़ दिया, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। और बच्चों ये रिएक्शन कहलाता है फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन में यही सबसे बेसिक डिफरेंस है, और वुड्स और फिटिग कहीं का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन्वॉल्व मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br। इस रिएक्शन में मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन जब एक्वस NaOH से कराया जाता है तो ये जो OH है वो Br को रिप्लेस कर देता है। OH आ जाता है Br की जगह, Br चला जाता है OH की जगह। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। अगर सब्स्टिट्यूशन मिथाइल हैलाइड का हो रहा है तो 100% वो SN2 मैकेनिज्म से ही होगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जब भी मिथाइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन करेगा तो समझ लेना वो SN2 रिएक्शन ही हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन को हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म विद एक्वस KOH। अब ट्राइक्लोरोमीथेन की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एक्वस KOH से और देखते हैं बनता क्या है। ये हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन है जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। अब ट्राइक्लोरोमीथेन की हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस कराई बाय एक्वस KOH। तो बच्चों रूल ये है कि जितने क्लोरीन दिख रहे हैं उतने KOH होना चाहिए, ताकि सारे क्लोरीन की जगह OH आ जाए। तो जब क्लोरीन की जगह OH आएगा ये बन जाएगा ट्राइहाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब ट्राइहाइड्रोक्सी कंपाउंड अनस्टेबल होगा। अगर एक ही कार्बन पे डबल OH या ट्रिपल OH है तो समझ जाना वाटर निकलेगा, और ये वाटर हम लोग निकाल देते हैं। फाइनली वाटर मॉलिक्यूल अगर हम निकाल दे तो हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बचता है HCOOH। तो यहां पर बचेगा H, देन C, देन OOH। तो ये आ जाएगा HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा। और ये क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इन ड्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल। द नेम ऑफ रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने करा सेम रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन, क्योंकि जब क्लोरोबेंजीन और सोडियम मेटल रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन का नाम होगा फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the most reactive towards SN1? बच्चों मैंने आपको इससे पहले बताया था कि SN1 में सबसे रिएक्टिव होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड यहां पर है ऑप्शन ए में। इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इस तरह भी लिख सकते हो। होता यह है कि बेंजीन से अगर CH2 जुड़ा है तो इस CH2 को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। रिमेंबर, बेंजीन से अगर CH2 जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन, और अगर बेंजाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ गया तो उसे कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। या तो आप ऐसे लिख दो C6H5CH2Br, या आप इस तरह से लिख दो। और याद रखना बच्चों, बेंजाइलिक कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। Question number 11, objective number 11. The conversion of alkyl halide into alcohol by aqueous NaOH is classified as, मतलब इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? तो अगर हमारे पास हेलोएल्केन है और हम लोग इसका रिएक्शन कर रहे हैं aqueous NaOH से, तो ये रिएक्शन बड़ा सिंपल है। यहां पर OH ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा हेलोजन को और बना देगा ROH, दैट इज अल्कोहल। तो बच्चों ये रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो आप इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर टू गिव्स अ कंपाउंड A। क्लोरोबेंजीन जब मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है तो एक अननोन कंपाउंड दे रहा है A, और A का रिएक्शन इथेनॉल से करेंगे तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो चलिए करके देखते हैं रिएक्शन। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। अगर क्लोरोबेंजीन का मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे वो भी ड्राई ईथर में, तो यहां पर बन जाएगा C6H5MgCl, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारे पास आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये कंपाउंड A है, जो अननोन कंपाउंड था वो एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड।
अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं इथेनॉल से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रूल है, ये नेचर है ग्रिग्नार्ड का, कि ग्रिग्नार्ड में जो भी कार्बन चेन होती है वो कार्बन चेन OH के हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेती है। तो क्या बन जाएगा, C6H5 विद दिस हाइड्रोजन दैट इज H6। तो ये बन गया बेंजीन। यहां पर बेंजीन बन गया और उसके बाद बच क्या रहा है, तो यहां पर हमारे पास बच रहा है C2H5O MgCl। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा बेंजीन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा बी। अब आते हैं असर्शन रीजन पर। असर्शन रीजन पर कब ऑप्शन A, B, C और D होगा, एक बार आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, असर्शन रीजन का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 और बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला हुआ है CH3 होल थ्राइस COCH3 गिव्स CH3 होल थ्राइस Ci प्लस CH3OH ऑन ट्रीटमेंट विथ HI। ये ईथर है। CH3 होल थ्राइस COCH3 बच्चों ये ईथर है। और हम लोगों ने ईथर में पढ़ा हुआ है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ा हुआ है कि अगर ईथर में ऑक्सीजन के राइट या लेफ्ट टर्शरी कार्बन की चेन है, वैसे तो नॉर्मली ईथर ये करता है कि जो स्मॉलर कार्बन की चेन है वो हेलोजन को जोड़ देता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के राइट या लेफ्ट टर्शरी कार्बन की चेन है जो कि यहां है, तो टर्शरी कार्बन हेलोजन को अपने साथ जोड़ेगा, क्योंकि टर्शरी कार्बन जब हेलोजन को अपने साथ ऐड करेगा तो टर्शरी कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और हेलोजन पे आ जाएगा नेगेटिव। एंड वी नो दैट टर्शरी कार्ब केटायन आर एक्सट्रीमली स्टेबल। और फाइनली जब हेलोजन इस टर्शरी कार्बन से जुड़ेगा तो CH3O जो है उसके साथ H आ जाएगा, तो ये बना देगा CH3OH। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, द रिएक्शन अकर बाय SN1 मैकेनिज्म। देखो यार, SN1 में कार्ब केटायन बनता है और यहां पे कार्ब केटायन बन रहा है, आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। दोनों आंसर करेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप फैसिलिटेट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एराइल हैलाइड। हमारे पास एराइल हैलाइड है। एक नॉर्मल एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पसंद नहीं करता, लेकिन वहीं अगर एराइल हैलाइड पे नाइट्रो ग्रुप है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 100% करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाएगा उसका। पहले अगर 10% चांसेस थे तो अब हो जाएंगे 40 या 50% चांसेस न्यूक्लियोफिलिक के। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, द इंटरमीडिएट कार्ब एनायन इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेबलाइज होगा बाय नाइट्रो ग्रुप। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज ए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरोईथेन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये बात 100% करेक्ट है। क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू हेलोअल्केन। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एराइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल आर वीकर देन दोज प्रेजेंट बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये बात भी सही है भैया, एराइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अल्काइल हैलाइड क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, उनको वाटर मॉलिक्यूल आसानी से कवर अप कर लेते हैं, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन दोनों करेक्ट है बट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा? पहला स्टेटमेंट पढ़ा वो करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट है, तो बीच में बिकॉज लगा दो। अगर बिकॉज लगाने के बाद पहले स्टेटमेंट का आंसर सेकंड से मिल रहा है तो ऑप्शन ए होगा। अगर बिकॉज लगाने के बाद पहले स्टेटमेंट का आंसर सेकंड से नहीं मिल रहा, दोनों करेक्ट है लेकिन आंसर नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन बी टिक होगा। तो फाइनली हमारा असर्शन रीजन होता है कंप्लीट और इस यूनिट की एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज आपके काम आएगी, आपके लिए एग्जाम में काफी आसानी करेगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें।